एक रविवार की सुबह चाय पीने के बाद नीरज आराम से अखबार पढ़ रहा था। तभी उसकी सास मीना जी ने अचानक उलाहना सा देते हुए कहा, अब तुम मेरी बेटी को पहले जितना प्यार नहीं करते हो ना दामाद जी। क्या बात करती हैं आप सासू माँ। अरे मैं अब भी अपनी जान के लिए आसमान से चांद सितारे तोड़कर ला सकता हूँ। अखबार पर से नजरें हटाए बिना ही नीरज ने कहा, अपने 3 साल के बेटे राहुल को कपड़े पहना रही संगीता ने अपनी माँ से उत्सुक लहजे में पूछा, ऐसा क्यों कह रही हैं आप। मीना जी ने गहरी सांस छोड़ने के बाद जवाब दिया, बड़ी सीधी सी बात है मेरी भोली गुड़िया। जब कोई पति दूसरी औरत से इश्क फरमाने लगे तो ये समझ लेना चाहिए कि अब वो अपनी पत्नी को पहले की तरह दिल की गहराइयों से नहीं चाहता है। राहुल को कपड़े पहना चुकी संगीता परेशान सी अपनी माँ की बगल में आ बैठी। नीरज ने भी गहरी सांस छोड़कर अखबार एक तरफ सरका दिया, फिर चुपचाप माँ बेटी दोनों को उत्सुक अंदाज में देखने लगा। यूं खामोश रहने से काम नहीं चलेगा दामाद जी। मैंने तुम्हारे ऊपर आरोप लगाया है, अब तुम अपनी सफाई में कुछ तो कहो। मीना जी की आंखों में शरारत भरी नाराजगी नजर आ रही थी। सासू माँ पति पत्नी के बीच गलतफहमी पैदा करने वाला ऐसा मजाक करना सही नहीं है। मेरी जिंदगी में कोई दूसरी औरत है ये सुनकर अगर आपकी इस भोली भाली बेटी का हार्ट फेल हो गया तो हम बाप बेटे का क्या होगा। आप मजाक छोड़िए और मुझे ये बताइए कि क्या आप सचमुच किसी दूसरी औरत से इश्क लड़ा रहे हो। बस इतना ही भरोसा है तुम्हें मेरे प्यार पर। नीरज फौरन यूं दुखी दिखने लगा जैसे उसके दिल को गहरी ठेस लगी हो। अपनी मम्मी के मजाकिया स्वभाव को तुम जानती नहीं हो क्या। अरे पगली वे मजाक कर रही हैं, मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रही दामाद जी। मीना जी ने अपने मुंह से निकले हर शब्द पर पूरा जोर दिया। सासू माँ अब ये मजाक खत्म कर दो वरना संगीता सवाल पूछ पूछ कर मेरी जान ही ले लेगी। नीरज ने हंसते हुए अपनी सास के सामने हाथ जोड़ दिए। मीना जी उठकर इधर उधर घूमते हुए गंभीर लहजे में बोली, मुझे यहाँ आए अभी कुछ ही घंटे हुए हैं, लेकिन इतने कम समय में भी मैंने तुम्हारे अंदर आए बदलाव को पकड़ लिया है दामाद जी। अब तुम्हारी आंखों में संगीता के प्रति चाहत के भाव नजर नहीं आते, बस काम की ही बातें करते हो तुम उससे। इसीलिए मैं मन ही मन ये सोचने पर मजबूर हो गई कि तुम दोनों के बीच पहले हमेशा नजर आने वाली रोमांटिक छेड़छाड़ कब कहाँ और क्यों खो गई है। नीरज ने हंसते हुए जवाब दिया, सासू माँ हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं, अब हमारे रोमांटिक छेड़छाड़ करने के दिन बीत चुके हैं। क्या तुम ऋतु के साथ भी रोमांटिक छेड़छाड़ नहीं करते हो दामाद जी। ये ऋतु कौन है। संगीता और नीरज ने एक साथ पूछा तो मीना जी रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराते हुए नीरज के सामने आ खड़ी हुई। कुछ देर खामोश रहकर मीना जी ने सस्पेंस और बढ़ा दिया, फिर कहानी सुनाने वाले अंदाज में वो बोली, चूंकि मैं अपनी लाडली के विवाहित जीवन की खुशियों को लेकर चिंतित हो उठी थी, इसीलिए मैंने कुछ देर पहले तुम्हारे फोन में आए सारे मैसेज तब पढ़ डाले जब तुम बाथरूम में नहाने गए थे। ये तो बड़ा गलत काम किया है सासू माँ, पर सब मैसेज पढ़ लेने के बाद जब कुछ हाथ नहीं लगा तो आपको मायूसी तो बहुत हुई होगी। नीरज ने उनका मजाक उड़ाया। मेरे हाथ कुछ लगता भी कैसे दामाद जी, ऋतु के सारे मैसेज तो वहां से तुमने हटा रखे थे। लेकिन क्या मम्मी। संगीता ने उंगलियां मरोड़ते हुए परेशान लहजे में पूछा। लेकिन संयोग से उसी वक्त ऋतु का ताज़ा मैसेज आ गया। मैंने उसे पढ़ा और सारा मामला मेरी समझ में आ गया।
लो तुम भी पढ़ो। अपने पति परमेश्वर के फोन में आए उनकी इस रितु डार्लिंग का मैसेज। मीना जी ने मेज पर रखा नीरज का फोन उठा। मैसेज निकालने के बाद संगीता को पकड़ा दिया। संगीता ने मैसेज ऊंची आवाज में पढ़ा। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मूवी के टिकट वापस कर दो। आई लव यू रितु। मैसेज पढ़ने के बाद संगीता नीरज की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगी। उसकी शक्ल बता रही थी कि वो किसी भी क्षण नीरज के साथ झगड़ा शुरू कर सकती है। मीना जी ने व्यंग भरे स्वर में नीरज से कहा, दामाद जी, अपनी चोरी पकड़ी जाने पर तुम्हें बहुत हैरान नजर आने का नाटक करते हुए ऊंची आवाज में कहना चाहिए कि संगीता, मैं किसी रितु को नहीं जानता हूँ। ये मैसेज किसी और के लिए होगा, गलती से मेरे फोन में आ गया है। सच भी यही है संगीता, मैं किसी रितु को नहीं जानता हूँ। नीरज ने ऊंचे स्वर में खुद का निर्दोष साबित करने की कोशिश की। अगर तुम उसे नहीं जानते हो तो तुमने उसका फोन नंबर अपने फोन में क्यों सेव कर रखा है दामाद जी? मीना जी ने भवें चढ़ाते हुए पूछा। उलझन का शिकार बना नीरज जब जवाब में खामोश रहा तो मीना जी ने उसे फिर छेड़ा। अब मुझे नहीं पता कि ये नाम और नंबर कैसे मेरे फोन में आया है। ये डायलॉग तो बोलो दामाद जी। संगीता, सचमुच मुझे नहीं मालूम। नीरज सफाई देते हुए झटके से रुका और फिर मीना जी की तरफ घूम विनती कर उठा। सासू माँ, मुझे यूं फंसाकर आपको क्या मिल रहा है? अब संगीता को सच बताकर ये खेल यहीं खत्म करो। नीरज को फिर झटके से खामोश होना पड़ा, क्योंकि गुस्से से भरी संगीता उठकर शयन कक्ष की तरफ चल पड़ी थी। तुम कहाँ जा रही हो? नीरज के इस सवाल का उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। वो फिल्म के टिकट ढूंढने गई है दामाद जी। कहाँ रखा है तुमने उन्हें? अपने पर्स में या ब्रीफकेस में? मीना जी ने शरारती लहजे में पूछा। नीरज छल्ला उठा बोला, टिकट वहीं होंगे जहां उन्हें आपने रखा होगा। सासू माँ, कम से कम मुझे तो बता दो कि मुझे फंसाने वाला ये सारा नाटक आप किस लिए? मैं कोई नाटक नहीं कर रही हूँ दामाद जी। अपनी बेटी की वैवाहिक जिंदगी की खुशियों और सुरक्षा को कौन माँ सुनिश्चित नहीं करना चाहेगी? मैं तुमसे पूछती हूँ कि तुम मेरी बेटी को क्यों धोखा दे रहे हो? पर सासू माँ, मैं सचमुच किसी रितु को नहीं जानता। नीरज को फिर झटके से खामोश होना पड़ा, क्योंकि बहुत गुस्से में नजर आ रही संगीता हाथ में फिल्म के 2 टिकट लिए ड्राइंग रूम में लौट आई थी। अब तो सच बोल ही डालो दामाद जी। गलतियां इंसान से ही होती हैं, पर तुम अगर दिल से माफी मांगोगे तो संगीता तुम्हें जरूर माफ कर देगी। मीना जी के इस डायलॉग को सुन नीरज का मन किया कि वो अपने बाल ही नोच डाले। तुम्हारी मम्मी ना जाने किस बात का बदला मुझसे ले रही है जाने मन। मुझे जाने मन मत कहो। संगीता इतनी जोर से चिल्लाई कि नीरज चौंक पड़ा। सासू माँ, प्लीज मुझे अपनी बेटी के कहर से बचाओ। नीरज ने फिर मीना जी के सामने हाथ जोड़ दिए। तुम जो मेरी बेटी को धोखा दे रहे हो वो बहुत गलत बात है दामाद जी। तुम्हारे साथ मेरे संबंध हमेशा बहुत अच्छे रहे हैं। मैं तुम्हें अपना बेटा ही मानती हूँ, लेकिन इस मामले में मैं असलियत छिपाकर तुम्हारा साथ बिल्कुल नहीं दूंगी। मीना जी भी अचानक नीरज से खफा नजर आने लगी थी। नीरज, तुम इसी वक्त मुझे सच्चाई बता दो, वरना मैं कभी ना लौट कर आने के लिए मायके जा रही हूँ। संगीता की इस धमकी को सुन नीरज के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। बोला, तुम पागल हो गई हो क्या? क्या मैंने आज तक कभी तुम्हें इस तरह की शिकायत का मौका दिया है? मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई दूसरी औरत नहीं है। संगीता रोने लगी तो मीना जी ने उसे अपनी छाती से लगाकर प्यार करना शुरू कर दिया।
साथ ही वे नीरज को गुस्से से घूर भी रही थी। मैं अभी इस ऋतु से तुम्हारी बात कराकर सारा मामला साफ करा देता हूँ, कहकर नीरज ने तुरंत अपने फोन से ऋतु का नंबर मिलाया। ऋतु का फोन स्विच ऑफ मिला तो उसकी आंखों में परेशानी के भाव बढ़ते चले गए। मर्दों की जात पर भरोसा किया ही नहीं जा सकता है मेरी गुड़िया। तू बेकार में आंसू बहा रही है बेटी। अब तो तू ऐसे बेवफा इंसान के साथ जिंदगी गुजारने की आदत डाल ले। मीना जी ने अपनी बेटी को यूं समझाना शुरू किया तो नीरज की आंखें गुस्से से लाल हो उठी। अगर ये मुझे धोखा दे रहे होंगे तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी मम्मी। संगीता ने सुबकते हुए अपना फैसला सुना दिया। अगर तू तलाक लेने का फैसला करती है तो मैं तेरा साथ दूंगी मेरी बच्ची। तुम्हें ये कैसी उल्टी पट्टी पढ़ा रही है तुम्हारी मम्मी। कोई भी समझदार माँ बिना कोई छानबीन किए अपनी बेटी को तलाक लेने की सलाह कैसे दे सकती है संगीता। नीरज के हाव भाव से साफ जाहिर हो रहा था कि मीना जी की भड़काऊ बातों से उसके दिल को जबरदस्त धक्का लगा है। मेरी बेटी को मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश बेकार जाएगी दामाद जी। मीना जी गुस्से से भर उठी। तुम्हारी बेवफाई ने इस वक्त तुम्हें कटघरे में खड़ा किया हुआ है, मुझे नहीं। क्यों धोखा दे रहे हो तुम मेरी बेटी को? क्या शिकायत है तुम्हें इससे? मुझे कोई शिकायत नहीं है तुमसे संगीता। तुम अपनी मम्मी के भड़काने में मत आओ प्लीज। अपनी सास से उलझने के बजाय नीरज ने अपनी पत्नी को समझाना बेहतर समझा। अगर तुम्हें इससे कोई शिकायत नहीं है तो फिर इस ऋतु के साथ इश्क क्यों फरमा रहे हो? अरे क्या ये तुम्हारी घर गृहस्थी को ढंग से नहीं संभाल रही है? बिल्कुल संभाल रही है। और मैंने कभी कोई शिकायत। ये हो सकता है कि अब राहुल की देखभाल के चक्कर में उलझे रहने के कारण ये तुम्हारे लिए ज्यादा वक्त ना निकाल पाती हो, पर क्या ऐसा होना स्वाभाविक नहीं है? मैंने ये कभी नहीं कहा कि इसे राहुल की देखभाल पर कम ध्यान देना चाहिए। क्या ये ऋतु बहुत सुंदर है? नीरज के जवाब को अनसुना कर मीना जी ने आक्रामक लहजे में अगला सवाल पूछ डाला। मुझे क्या पता, मैं जब उसे जानता ही नहीं। अब इतना ज्यादा सीधा दिखने की कोशिश मत करो। क्या वो कुंवारी है ये मैं कैसे बता? वो जरूर कुंवारी होगी, लेकिन मैं एक सवाल पूछती हूँ तुमसे दामाद जी। भला एक बच्चे की माँ बन चुकी संगीता का रंग रूप किसी कुंवारी लड़की के जैसा कैसे हो सकता है? तुम इसकी तुलना उस कुंवारी ऋतु के साथ कर इसे धोखा कैसे दे सकते हो? मैंने कब की तुलना? नीरज ने गुस्से से पूछा। अरे बच्चे को जन्म देने के बाद औरत का फिगर खराब हो ही जाता है। संगीता भी मोटी हो गई है, लेकिन उसका चेहरा तो पहले जैसा सुंदर है या नहीं? मुझे उसके मोटा हो जाने से कोई शिकायत नहीं। तुम्हें कोई शिकायत इसलिए नहीं है क्योंकि तुम इस ऋतु के साथ मौज मस्ती कर रहे हो। तुम्हें पिता बनने का सुख दिया है मेरी बेटी ने, और तुम बदले में उसे धोखा दे रहे हो। इस ऋतु के पीछे लार टपकाते घूम रहे हो। छी छी, मैं किसी के पीछे लार टपकाते? मुझसे झूठ मत बोलो। ये तो तुमसे हुआ नहीं कि संगीता को फिट और आकर्षक बनाने के लिए उसके साथ रोज घूमने जाओ, उसे जिम जाने के लिए प्रेरित करो, डाइटिंग करने के लिए उसका हौसला बढ़ाओ। लेकिन मैंने हजारों बार संगीता को ये सलाह दी होगी सासू माँ, लेकिन मैं इसे कोई धोखा, इसके साथ तुम्हारा रूखा व्यवहार बताता है कि तुम इसे धोखा दे रहे हो दामाद जी। तुमने क्यों इसकी सारी सेवाओं को भुला दिया? इसके बेडौल शरीर के अंदर धड़कता प्यार करने वाला दिल तुम्हें दिखना क्यों बंद हो गया है?
बहुत भावुक हो जाने से मीना जी का गला रूंध गया। अब मैं आपको कैसे विश्वास दिलाऊं कि संगीता को मैं अभी भी बहुत प्यार करता हूँ और मेरी जिंदगी में कोई दूसरी औरत नहीं है। नीरज बहुत परेशान नजर आने लगा। इस मैसेज और इन टिकटों को देखकर हम कैसे तुम पर विश्वास करें? खुद भटकने के बजाय अगर तुम मेरी इस कम अकल बेटी को प्यार से समझाते तो क्या ये तुम्हारे साथ बिताने के लिए ज्यादा वक्त ना निकालने लगती? तुम इसका हौसला बढ़ाते तो क्या ये आज यूं मोटी भैंस सी नजर आने के बजाय पतली और आकर्षक ना दिख रही होती? इस जवान, कुंवारी और खूबसूरत ऋतु के साथ चक्कर चलाने से पहले तुम्हें इस बेवकूफ को यूं बेडौल हो जाने व माँ और पत्नी की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन न बैठाने के खतरे बड़े धैर्य के साथ समझाने चाहिए थे या नहीं? ऐसा कुछ समझाने की कोशिश मैंने की। तुमने सही ढंग से समझाने की कोशिश करने के बजाय इसे धोखा दिया है। लेकिन तुम मेरी एक चेतावनी कान खोलकर सुन लो। अगर तुमने फौरन इस ऋतु से अपना चक्कर हमेशा के लिए खत्म नहीं किया तो मेरी बेटी तुम्हारे साथ रहने के बजाय तलाकशुदा स्त्री होने का ठप्पा अपने माथे पर लगवाना ज्यादा पसंद करेगी। उसे राहुल को बिना पिता के पालना मंजूर होगा। वो दुनिया की नजरों में दया और हंसी का पात्र बनना स्वीकार कर लेगी, पर तुम जैसे धोखेबाज के साथ बिल्कुल नहीं रहेगी। ऐसी धमकियां देने के बाद गुस्से से भरी मीना जी ने अपनी बेटी को छाती से लगाने के लिए अपने हाथ फैला दिए। माँ की छाती से लगने के बजाय संगीता ने अपनी माँ को नाराजगी भरे अंदाज में घूरते हुए पूछा, मुझे ये बताओ कि तुम इन पर गुस्सा हो रही हो या मेरी कमियां मुझे गिनाए जा रही हो? मैं तो तुम दोनों के नासमझी भरे व्यवहार से दुखी हूँ। मुझे तो तेरी घर गृहस्थी टूटकर बिखरती दिखाई दे रही है मेरी बच्ची। तलाकशुदा औरत की हमारे समाज में बहुत दुर्गति होती। अब बस भी करो माँ, संगीता चीख उठी। मीना जी के ऊपर उसके चिल्लाने का कोई असर नहीं हुआ। वे नीरज और संगीता दोनों के खिलाफ अपना गुस्सा और नाराजगी जाहिर करती ही जा रही थी। माँ, अब मेरी जान बख्श दो। मैं कल सुबह नहीं, आज शाम से ही घूमना और व्यायाम करना शुरू कर दूंगी। मेरी तरफ से तुम्हें अब ये शिकायत कभी नहीं रहेगी। अपनी माँ को यूं संतुष्ट कर खामोश रहने का यही एक रास्ता संगीता की समझ में आया था। मैं संगीता को धोखा देने की बात सपने में कभी नहीं सोचूंगा सासू माँ। आप हमें कुछ वक्त दें और हम दोनों आपको अपने आपसी संबंध हर तरह से बेहतर करके दिखाएंगे। नीरज ने भी जब ये आश्वासन मीना जी को दिया तो वे शांत होती नजर आने लगी। मीना जी कुछ देर को आराम करने दूसरे कमरे में चली गई तो संगीता ने अपने मन की उलझन नीरज के सामने व्यक्त की। मुझे तो माँ का व्यवहार आज बिल्कुल समझ नहीं आया है। इस ऋतु का कोई संदेश आज तक मेरी पकड़ में क्यों नहीं आया? क्योंकि ऋतु का मेरी जिंदगी में कोई वजूद है ही नहीं स्वीटहार्ट। क्या तुमने मुझे कभी किसी दूसरी औरत पर लाइन मारते पकड़ा है? संगीता के मन से शक दूर करने का ऐसा मौका पाकर नीरज ने जोशीले अंदाज में दलील दी। नहीं, पर फिर ये सवाल उठता है कि आज माँ ने सारा बखेड़ा क्यों खड़ा किया है? वे बेवकूफ या पागल नहीं है। किसी न किसी दिन वे असली बात हमें बताएंगी ही जाने मन। फिलहाल तुम मेरी वफा पर अविश्वास करने का बीज अपने मन में बिल्कुल ना पनपने देना। मैं क्या बहुत बेडौल लगती हूँ? संगीता ने चिंतित लहजे में अचानक पूछा। मुझे तो नहीं लगती हो, पर कुछ वजन तो तुम्हें कम कर ही लेना चाहिए जाने मन। माँ ठीक ही कह रही थी। हमारी विवाहित जिंदगी में रोमांस सचमुच बहुत कम हो गया है। मुझे इस बारे में कुछ
करना है मुझे भी, लेकिन किसी ऋतु के चक्कर में फंसकर नहीं, कभी नहीं। नीरज ने आगे बढ़कर संगीता का माथा चूम लिया। पता नहीं माँ ने आज ऋतु ऋतु का शोर क्यों मचाया। वे मुझे सीधे सीधे भी तो सारी बात समझा सकती थी। संगीता के माथे पर फिर से उलझन दर्शाने वाले बल पड़ गए। ये बात मेरी भी समझ में नहीं आ रही है, नीरज ने लापरवाह लहजे में जवाब दिया। खैर सासू माँ हम दोनों को जो समझाना चाह रही थी वो हमारी समझ में आ गया है। हम अपने संबंधों में सुधार लाएंगे, श्योर कह संगीता नीरज के गले लग गई। लेकिन नीरज को मन ही मन अंदाजा हो गया था कि उसकी सास ने सारा बवाल मचाने को ऋतु नाम की उसकी काल्पनिक प्रेमिका क्यों पैदा की थी। पिछले रविवार को वो अपनी ससुराल गया था। वहां उसने अपनी साली कविता के साथ हंसी मजाक करते हुए अचानक उसका हाथ चूम लिया था। कविता के साथ उसके संबंध हमेशा से ही बहुत मधुर रहे थे, लेकिन पिछले कुछ समय से वो उसे बहुत ज्यादा हसीन और आकर्षक लगने लगी थी। उसे लेकर उसका मन रंगीन रोमांटिक सपने देखने लगा था। नीरज को लगा था कि हमेशा उसके साथ खुलकर हंसने बोलने वाली कविता भी उसे चाहने लगी है, तभी उसने उसका हाथ चूमने का दुस्साहस किया था। लेकिन उसकी चुलबुली साली उसके साथ गलत तरह के संबंध बनाने की इच्छुक नहीं है, इसका एहसास उसे अब हो गया था। कविता ने सारी बात अपनी माँ से कह दी होगी, ये वो अब समझ सकता था। उसकी सासू माँ ने उसे सही राह दिखाने के लिए उसकी काल्पनिक प्रेमिका ऋतु को पैदा किया था। घर में जबरदस्त हलचल मचाकर उन्होंने उसे परेशान करने के साथ साथ अपनी बेटे को भी बहुत सी महत्वपूर्ण बातें लगे हाथ समझा दी थी। कविता के हाथ को चूमने की हरकत उसकी सासू माँ को अब पता है। यह विचार नीरज को मन ही मन बहुत परेशान व शर्मिंदा कर रहा था। मैं कविता से माफी मांगूंगा, ऐसा फैसला मन ही मन कर नीरज ने कुछ राहत महसूस की। संगीता को कुछ न बताने के लिए उसने अपनी समझदार सासू माँ को भी मन ही मन धन्यवाद कहा। आई लव यू कह संगीता के माथों को एक बार और प्यार से चूमते हुए अपनी जीवन संगिनी के साथ प्यार की जड़ें मजबूत करने का पक्का इरादा मन में कर लिया। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।